हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास बिल्कुल मिस मत करना। कॉपी लेकर बैठो, जो जो मैं लिखूंगा साथ साथ लिखना, क्योंकि आज का टॉपिक एक तरह से बेस है तुम्हारे सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए। एंड आज जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, वो तुमको आगे पूरे लाइफ में काम आएगा। तुम सी एस बन भी जाओगे उस टाइम भी ये सारे टॉपिक्स तुमको काम आने वाले हैं, क्योंकि ये एक तरह से सी एस के लिए बेसिक्स टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। अगर तुमने नहीं देखा तो जाकर देख लो, नीचे मैं वीडियो का लिंक लगा दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। चलो लिखो मेरे साथ साथ। सबसे पहले, कंपनी में ना दो तरह के लोग होते हैं। कंपनी में मेनली दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कि अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा जो कंपनी को मैनेज करते हैं। इन्वेस्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। इन्हीं को हम लोग ऑनर भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो मैंने रिलायंस में पैसा लगाया है। सपोज करो मैंने रिलायंस में 100 रुपया लगाया है, बट क्या मैं रिलायंस को चला रहा हूँ? इस 100 रुपये का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, क्या ये सब डिसीजन मैं ले रहा हूँ? नहीं, मेरा काम था बस पैसा लगा देना। मैं भले ही कंपनी का ऑनर हूँ, बट कंपनी को मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ। कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं वो मैं अभी आगे समझाऊंगा। अभी समझो कि कंपनी में दो लोग होते हैं, एक ऑनर, एक बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। ऑनर का काम है पैसा लगाना, और ये जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है ना, इनका काम है इस पैसे का इस्तेमाल करके प्रॉफिट करना, एंड इन प्रॉफिट को वापस ऑनर को डिविडेंड के फॉर्म में दे देना। ये इन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। अब अगर तुमने फीचर्स पढ़ा होगा कंपनी का, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। यानी कि कंपनी अपने नाम पर ही सब कुछ करेगा। एकेजी प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम पर केस करेगा, कोई चीज़ परचेस कर सकता है, लायबिलिटी इंकर कर सकता है, वो सब कुछ अपने नाम पे करेगा। बट ये सब काम करने के लिए एक कंपनी को कोई इंसान की ज़रूरत है कि नहीं, ये बताओ तुम। नॉर्मल सा बात है, कोई भी कंपनी सारे काम भले ही अपने नाम पे करेगा, लेकिन ये काम करेगा कैसे, यानी ये काम एग्जीक्यूट करेगा कैसे कंपनी? तो ये कंपनी एग्जीक्यूट करेगा एक ह्यूमन बीइंग के मदद से। ऑब्वियस सा बात है कि इंसान ही ये सब काम कर सकता है। तो इसलिए ना कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो डायरेक्टर्स वो पर्सन होते हैं जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाएगा, क्या डिसीजन लेना है कंपनी में, वो सब डिसीजन डायरेक्टर्स का होता है। और कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते, बहुत सारे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स साथ में बैठकर कोई डिसीजन लेते हैं, जब वो लोग साथ में बैठते हैं तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है डायरेक्टर क्या है। एंड बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 10। यानी एक कंपनी को अगर बिजनेस करना है तो उसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करना होगा। एंड डायरेक्टर्स जब ग्रुप में साथ बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उनको हम लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, और इसका सेक्शन 2 क्लॉज 10 है। अब जैसा मैंने बोला कि कंपनी में एक डायरेक्टर नहीं होते, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन कनेक्ट होता है, सेक्शन 149। ये क्या बोलता है? देखो, पहला बात ये बोलता है कि डायरेक्टर ना इंडिविजुअल होंगे, यानी जिंदा इंसान होंगे। भाई ऑब्वियस सा बात है, कोई इंसान ही ये सब काम कर सकता है, एसेट्स खरीदना। डायरेक्टर का काम सिंपल है, वो कंपनी के नाम पर, कंपनी के बिहाफ पर सारा काम कर रहे हैं, बट करना तो ह्यूमन बीइंग को ही है। पहला बात, डायरेक्टर इंडिविजुअल होंगे। दूसरा बात, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? तो लिखो, एक पब्लिक कंपनी है अगर, तो 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, और ओपीसी के केस में 1 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए।
सेक्शन 149 पहला बात बोला कि इंडिविजुअल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा बात बोला कि मिनिमम कितने डायरेक्टर होना चाहिए। अब सेक्शन 149 एक और बात बोलता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर ना 15 हो सकते हैं। अब ये 15 चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम जो है वो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। 149 सबसेक्शन 1 इतना बात बोल रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, एक चीज आप यहाँ समझो, इसको भूल जाओ पर नॉर्मल जब स्कूल में या फिर वोटिंग कभी देखे हो, वोटिंग कैसे होता है, मान लो 100 लोग हैं और कोई बोल रहा है यस और कोई बोल रहा है नो। 100 में से अगर 51 लोग यस बोल देते हैं और 49 लोग नो बोलते हैं, तो यहाँ पर जीत किसकी होती है, यानी किनका बात सुना जाएगा। तो जो ज़्यादा मेजोरिटी में है उनका बात माना जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, नॉर्मल वोटिंग कैसे होता है ऐसे ही होता है। इसी तरह कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि ऑनर होते हैं कंपनी का। तो शेयर होल्डर्स ना वोट करते हैं। वोट करने का यहाँ तरीका दो है। पहला तरीका है 50% से ज़्यादा, तो इसको हम लोग नॉर्मल ओआर बोलते हैं। एंड एक होता है 75% या उससे ज़्यादा, इसको हम लोग एसआर बोलते हैं। क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। नॉर्मल हम लोग वोटिंग करते हैं एंड वोटिंग में जिधर ज़्यादा मेजोरिटी होता है वो बात सुनी जाती है। नॉर्मल जो हमारे देश में भी चुनाव वगैरह होते हैं तो क्या देखा जाता है, बहुमत यानी जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट्स उनका पार्टी रूल करेगा, यही नॉर्मल बात होता है। तो कंपनी में भी सेम रूल फॉलो होता है। कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होता है। अगर मान लो 100 शेयर्स हैं और कंपनी को कोई डिसीजन लेना है तो कंपनी क्या करेगा, वोटिंग करवाता है। और अगर 50% से ज़्यादा जिनके पास शेयर्स है, 50% से ज़्यादा अगर वोट किसी के फेवर में चला जाता है, यानी उसको मेजोरिटी मिल गया, नॉर्मल मेजोरिटी मिला, तो वो डिसीजन उसके फेवर में लिया जाएगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ओआर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। बट कुछ ना इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, कुछ खतरनाक डिसीजन होते हैं जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे डिसीजन में ना सिर्फ 50% नहीं देखा जाता, 75%, यानी कि इसमें 100 में कम से कम 75% लोग अगर हाँ बोलेंगे तब ही इस डिसीजन को हम लोग आगे करेंगे। यानी इस केस में क्या होता है, इसको हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। ये कोई बड़े केसेस हुए, कंपनी को कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो इसमें कंपनी जो है ना एसआर पास करता है। यानी कि कंपनी इसमें क्या करता है, कंपनी बोलता है कि इसमें हम लोग 50% मेजोरिटी नहीं मानेंगे, हम लोग कितना मानेंगे, 75% मेजोरिटी मानेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है, एक तरह से वोटिंग का तरीका है। अब मैं इतना क्यों बता रहा हूँ ओआर और एसआर क्या होता है, क्योंकि अब इसको मैं कनेक्ट करूँगा। आई होप तुमको कनेक्शन समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। अब वापस ऊपर आओ। तो मैंने बोला सेक्शन 149 क्या बोला, सेक्शन 149 कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर ही हो सकते एक कंपनी में। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इस 15 के लिमिट को ना हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब इंक्रीज कैसे करना है, तो इंक्रीज हम लोग करेंगे एसआर पास करके। अब एसआर पास करना मतलब मोर देन 75% या 75% का कंसेंट लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 15 के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। किसी कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, बस उसमें एसआर पास करना होगा। ये सेक्शन 149 सबसेक्शन छोड़ दो, खाली सेक्शन 149 क्या बोल रहा है, ये चार बात बोला। इंडिविजुअल पर्सन होने चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर्स का तुम्हें दे दिया है लिस्ट, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एंड एक्सेप्शन है इसका एक कि तुम इंक्रीज कर सकते हो। क्या खत्म हो गया, नहीं, अभी 149 अभी और भी है। देखो एक क्या बोलता है, रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है, एक ऐसा डायरेक्टर जो, इसको रफ करने दो भाई, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है, स्पीड तो ठीक लग रहा है ना, नहीं तो फिर 2 बार देख लेना। रेसिडेंट डायरेक्टर क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जो 182 डे
और मोर इंडिया में रह रहा हो, 182 डेज और उससे ज़्यादा दिन अगर कोई इंडिया में रह रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मैंने वेयर एक्ट देख लिया है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, मैंने कल बोला भी था। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर अगर कोई 182 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा है तो उसको हम लोग रेसिडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। और सेक्शन 149 ये बोलता है कि हर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या हुए, बहुत सारे डायरेक्टर जब साथ में बैठते हैं तो उनको हम लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये लॉ बोलता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात बोलता है कि कुछ कंपनी में ना एक वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए। अब वो कौन से कंपनी है वो तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लो कुछ कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर भी रखना कंपलसरी है। सेक्शन 149 में इतनी बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और ये मैं बता देता हूँ क्या तुम्हारा ख़त्म हो गया, ये तो मैंने कल भी वैसे बताया था, रिवीजन हो गया, ये सारी बातें तुम्हारा ख़त्म हो गया, ये सारे बातें ओवर, ठीक है। और देख लेता हूँ कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं है, चलो नहीं है। तुम्हारा ये जो टॉपिक था बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और सेक्शन दिया हुआ है तो यहाँ देख लो तुम, चलो सेक्शन दिया हुआ भाई, ये रेसिडेंट डायरेक्टर वाला सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 में, ठीक है, और बाकी सब 149 सब सेक्शन 1 में। अब आते अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक पे। अब ये क्या है समझो, देखो सबसे पहला डायरेक्टर क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। अब डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होंगे, कंपनी में आखिर डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा। तो देखो जनरल रूल ये है, जनरल रूल ये बोलता है कि डायरेक्टर्स ना कंपनी में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे ओआर पास करके। ओआर क्या होता है मैंने समझा दिया, इसलिए मैंने टाइम लेके तुम्हें ओआर और एसआर समझाया, यानी 50% या उससे 50 मोर देन 50% कंसेंट लेकर पास करेंगे डायरेक्टर। देखो नॉर्मल सोचो, कंपनी में पैसा किसका, शेयर होल्डर का, पैसा लगा कौन रहा है, शेयर होल्डर, रिस्क किसका, शेयर होल्डर का। तो ऑब्वियस सा बात है भाई, शेयर होल्डर जो चाहेंगे उन्हीं को डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि उनका पैसा लगा है भाई, उनको प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए ये पावर किसको दिया गया है, डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर शेयर होल्डर्स को दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान रखना, समझो। यहाँ ये मेरा कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड। अब मान लो मेरा कंपनी आज लेट्स सपोज 1 जनवरी 2025 को इनकॉर्पोरेट हुआ, बना 2025 में बना। अब ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ना, जो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ये जनरल मीटिंग में करेंगे। शेयर होल्डर्स का खुद का मीटिंग होता है जहाँ पे वो लोग डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल मीटिंग। तो अब ये तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने वाले हैं, और कंपनी अभी बना है, अभी तो एनुअल, अभी तो जनरल मीटिंग हो नहीं रहा है। तो क्या जब तक जनरल मीटिंग नहीं होगा तो कंपनी बिना डायरेक्टर का चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कंपनी बिना डायरेक्टर का चले। अगर कंपनी को कोई भी काम करना है तो डायरेक्टर चाहिए, एंड अभी जनरल मीटिंग में टाइम है। जनरल मीटिंग कंडक्ट कौन करवाता है, तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ही डेट वगैरह रखते हैं। तो अब सिंपल सा लॉजिक है, दिक्कत यहाँ ये आ रहा था कि कंपनी बन गया बट अभी तक मीटिंग नहीं हुआ है, मीटिंग हुआ नहीं है तो डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होंगे, ये दिक्कत आ रहा था। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट डायरेक्टर्स का। क्या आता है, फर्स्ट डायरेक्टर। यानी कंपनी के पहले डायरेक्टर, जैसे ही कंपनी 1 जनवरी 2025 को बना, उस टाइम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है कि A, B एंड C डायरेक्टर्स होंगे कंपनी का। तो भाई जब आर्टिकल में लिख दिया है कि कौन डायरेक्टर होंगे, तो वही डायरेक्टर होंगे एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मान लो अगर आर्टिकल में ये बातें लिखना भूल गया कोई, तो उस सिचुएशन में जितने भी सब्सक्राइबर हैं
मेमोरेंडम के मेमोरेंडम के जो इंडिविजुअल हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं वो मान लिए जाएंगे एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने क्या बोला, कंपनी में डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स। जनरल मीटिंग में जब उनका मीटिंग होता है, बट कंपनी जब बना उस टाइम ही मीटिंग थोड़ी होता है, मीटिंग तो बाद में होता है। तो उस टाइम क्या कंपनी के पास डायरेक्टर नहीं होगा तो कंपनी क्या मतलब मीटिंग तक कोई काम नहीं करेगा? बिना डायरेक्टर के तो कंपनी काम कर नहीं सकता। तो लॉ मेकर ने इस बात को समझा। लॉ मेकर ने क्या बोला कि भाई देख, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे? जो पहले बार डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, तो पहला जो डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होगा ना, वो या तो आर्टिकल्स में लिख दो कि कौन कौन डायरेक्टर होंगे। अगर कंपनी में आर्टिकल में लिखना भूल जाता है तो जो सब्सक्राइबर होंगे, जो कि ह्यूमन बींग्स है यानी जिंदा इंसान है, उन्हीं को हम लोग मान लेंगे कि वो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का। और ये रिटायर होंगे कब? रिटायर कब होंगे? जब जनरल मीटिंग होगा। क्यों जनरल मीटिंग के टाइम रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि भाई अब जनरल मीटिंग में तो शेयर होल्डर्स आ गए, अब वो लोग अपॉइंट करेंगे किनको उनको डायरेक्टर रखना है, अब इनको रिटायर हो जाना है। ऑब्वियस सा बात है, पैसा शेयर होल्डर का तो डिसीजन उनका कि डायरेक्टर कौन रहेंगे। ये हो गए, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब एक बात ध्यान रखो, ये जो दोनों मैंने बताया ना 152 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया, बट सेक्शन अभी याद मत करो तुम, चलो छोड़ो, ठीक है। दो चीज़ मैंने बता दिया, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है, और मेनली डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं। मेनली शेयर होल्डर करते हैं, बट फर्स्ट डायरेक्टर कौन करेगा? या तो आर्टिकल्स में लिख दो, या अगर नहीं लिखा है तो डीम कर लेंगे कौन? जो सब्सक्राइबर होंगे, इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर अगर तुमको बनना है तो तुम्हारे पास DIN डिन नंबर होना चाहिए। अब जैसे तुम स्कूल में थे तो तुम्हारे पास तुमको एक एडमिशन नंबर मिला था जिससे तुमको पहचाना जाता था, ठीक है। उसी तरह जब तुम CA बन जाओगे, CS बन जाओगे, तो तुमको एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा जिससे तुमको पूरा दुनिया जानेगा। वो नंबर से ही तुमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना जाएगा। उसी तरह डायरेक्टर बनने के लिए एक डिन नंबर लेना पड़ता है। ये कहाँ से मिल जाएगा? तो तुम अप्लीकेशन देकर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन पोर्टल पे मंगवा सकते हो डिन नंबर। ये एक तरह से समझ लो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। एजुकेशनल क्राइटेरिया कुछ नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, तो यही क्राइटेरिया है। तो तुमको डायरेक्टर अगर बनना है तो तुमको डिन नंबर अपने पास रखना होगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर एक चीज़ और देगा, डायरेक्टर बनने के लिए एक इंसान, लेट्स सपोज ये मैं हूँ एंड मैं रिलायंस में एज अ डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या क्या देना होगा रिलायंस को डायरेक्टर बनने टाइम? पहला तो डिन नंबर दूंगा मैं कि देख भाई मेरे पास डिन नंबर है। दूसरा मैं क्या दूंगा? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या दूंगा? कि मैं डिसक्वालिफाइड नहीं हूं। याद है मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें बताया था कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो डिसक्वालीफाई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। कौन कौन? पागल इंसान, अनसाउंड माइंड, या फिर माइनर, या कोई ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो चुका है या इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, तो वैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह डायरेक्टर में भी कुछ डिसक्वालिफिकेशन है, यानी कुछ लोगों को डायरेक्टर बनने से रोक दिया गया है, जैसे कि इसमें भी इंक्लूड है अनसाउंड माइंड। एक पागल इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब तुम ही सोचो भाई, बोर्ड मीटिंग चल रही है, डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, और वो पागल हो गया और उसने कुछ उठाया और दूसरे डायरेक्टर का माथा फोड़ दिया, तो भाई ऐसे लोगों को तुम डायरेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है हर एक इंसान को कि भाई मैं पागल नहीं हूँ। दूसरा, मेरे पास डिन नंबर है, और एक और चीज़ देगा वो कंसेंट। डायरेक्टर जो है ना, यानी मैं लिख कर दूंगा रिटर्न में कि हाँ मैं रिलायंस का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अगर ये तीन चीज़ मैं रिलायंस को दे देता हूँ तो रिलायंस मेरे को डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो कहाँ तक पॉइंट हो गया? चलो अब एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं निकलना चाहता भाई, पता चला फ्लो में एग्जीक्यूटिव का ही पूरा घुसा दिया। तो ये वाला बता दिया, फर्स्ट डायरेक्टर वाला, डिन नंबर, ठीक है, कंसेंट वाला बता दिया। अब ये देखो, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, चलो अब देखो समझो। चलो डायरेक्टर ना दो तरीके के होते हैं, पता है। इसमें मॉड्यूल में लैंग्वेज बहुत खतरनाक दिया है तुम्हें।
अभी मैंने बोला है, अभी मैं बोलूँगा तुम्हें रीडिंग मारो, मॉड्यूल के लैंग्वेज रीडिंग मारो, तुम्हें घंटा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने हिंदी में सब बताया है, शॉर्ट में तुमको समझा रहा हूँ समराइज करके। लेकिन एग्जामिनेशन में अभी सी एस डबल ई टी का बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो भाई ऑप्शन आएंगे, तुमको हिंदी में ही समझना है, हिंदी में ही आंसर देना है, ऑप्शन आ रहे हैं, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट सी एस एग्जीक्यूटिव में वहाँ तुमको ये लैंग्वेज जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको लिखना होगा, मैं लिखना तुम्हें सिखा दूंगा, तुम सी एस एग्जीक्यूटिव आओ, बट अभी जो है तुम अच्छे से खाली समझने पे ध्यान दो। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक जिनका टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता और एक जिनका टेन्योर फिक्स्ड होता है, ठीक है। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, मान लो कोई डायरेक्टर है कंपनी में जिसको अपॉइंट किया गया 5 साल के लिए, तो उसका टेन्योर फिक्स्ड है कि वो 5 साल तक कंपनी में रहेगा। बट कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनका टाइम फिक्स नहीं होता है, मतलब वो हर साल रिटायर हो सकते हैं, तो उनका टाइम फिक्स नहीं होता। जिनका टाइम फिक्स नहीं होता उनको हम लोग रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशनल डायरेक्टर, क्योंकि ये रोटेशनल से रिटायर होते हैं। अब कैसे रिटायर होते हैं वो देखो, मान लो ये एक कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड, एंड इस कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं, लेट सपोज XYZ ABC, 6 डायरेक्टर है XYZ ABC, ठीक है। अब मान लो इन 6 में से क्या सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे? तो देखो ऐसा नहीं है कि सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे। पहली बात, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिख सकते हैं रिटायर ऑल डायरेक्टर एवरी ईयर। क्या हम ये आर्टिकल्स में लिख सकते हैं? द आंसर इज यस, लिख सकते हैं। कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिख देगी कि हर डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर, सारे के सारे हर साल रिटायर होंगे, यानी कि आज 2024 में इनको अपॉइंट किया गया था, तो 2025 के एंड में ये सारे रिटायर हो जाएंगे। अब शेयर होल्डर्स चाहें तो इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, वो लोग फिर से इन्हीं को डायरेक्टर बना सकते हैं, हाँ फिर से इनको डायरेक्टर बना सकते हैं, बट ये रिटायर तो होंगे। हो सकता है शेयर होल्डर सी को ना रीअपॉइंट ना करके, इसको रीअपॉइंट ना करके एफ को रीअपॉइंट कर ले, एफ को अपॉइंट कर ले। क्या ये शेयर होल्डर कर सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते? पैसा किनका है? शेयर होल्डर का। तो ऑब्वियस सा बात है, उनको लगे कि सी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो सी को हटाकर वो एफ को अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। या हो सकता है कि इनको लगे कि ये सारे डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन सबको क्या वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बट आर्टिकल ने अगर बोला है कि डायरेक्टर रिटायर होंगे तो होंगे, ठीक है। अगर मान लो आर्टिकल में लिखना भूल गए, आर्टिकल में ये बात नहीं लिखे कि कौन डायरेक्टर रिटायर होगा, तो उस सिचुएशन में ये 6 डायरेक्टर जिनका टेन्योर फिक्स नहीं है, ये रिटायर कैसे होंगे? क्वेश्चन आता है। तो देखो ये रिटायर कैसे होंगे, इन 6 में से 2/3 भाई मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, 3 × 2 आई होप 4 लाइबल टू रिटायर। इन 6 में से ना 4 लाइबल होंगे रिटायर होने के लिए। यहाँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये रिटायर हो रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लाइबल हैं। यानी कि मान लो मैंने बोला था XYZ ABC, ये 6 डायरेक्टर है ना, ये 6 डायरेक्टर में 20 AB जो है, लेट्स सपोज AB लायबल नहीं है रिटायर होने के लिए, यानी इस साल 2025 में AB रिटायर नहीं होंगे, यानी ये 4 में से ही कोई रिटायर होगा, XYZ और C, इन 4 में से ही कोई रिटायर होगा। AB तो इस साल रिटायर हो ही नहीं सकते। लायबल टू रिटायर का मतलब ये हुआ कि इन 6 में से 4 लायबल होंगे, ये 4 रिटायर होंगे, 2 तो भाई सेफ है, ऑलरेडी सेफ हो चुका है वो, ठीक है। अब इस 4 में से भी कौन रिटायर होगा? तो देखो 4 में से 1/3, ठीक है। अब इसका 1/3 भाई इसको 9 कर दो, कैलकुलेशन ईजी होगा, कैलकुलेटर लेके मैं बैठा नहीं, 9 कर दो, ठीक है। पूरा एग्जाम्पल बदलना होगा यार। चलो इसमें 9 डायरेक्टर है, ABC D और एक AKG,
मैं भी, चलो मैं भी डायरेक्टर, ठीक है। 3 3 जा 3 2 जा 6, 6 डायरेक्टर लाइबल होंगे, यानी XYZ CD, ठीक है, ये लाइबल होंगे और AKG लाइबल नहीं है। चलो, ABC और AKG लाइबल नहीं है, ये 6 डायरेक्टर जो है लाइबल हैं। इन छः में से कोई 3 2 जा 2 डायरेक्टर रिटायर करेगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं, 9 डायरेक्टर में से पहले 3 डायरेक्टर सेफ हैं, वो इस साल रिटायर हो ही नहीं सकते। बाकी जो 6 डायरेक्टर हैं ना, उन 6 डायरेक्टर में से कोई 2 डायरेक्टर रिटायर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 2 डायरेक्टर रिटायर कैसे होंगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन यूज होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आए हैं वो पहले चले जाएंगे, वो पहले रिटायर हो जाएंगे। यही मेनली कंपनी में यूज होता है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डायरेक्टर रिटायर कैसे होते हैं, रोटेशन कैसे होते हैं। अब मान लो ये 2 डायरेक्टर रिटायर हुए, क्या शेयर होल्डर इनको रीअपॉइंट कर सकता है? द आंसर इज यस, रीअपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मॉड्यूल एक बार मैं जाता हूँ, ये बात यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है सेम बात। और उसके बाद हाँ 1/3 वाला बात, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके मॉड्यूल के लाइन तुमको बड़े खतरनाक लगेंगे, बट फिर भी रीडिंग मारना है तुम्हें, ठीक है। और इसके बाद फिर कैसे अपॉइंट होंगे वो भी बता दिया मैंने। अब मान लो कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर कंपनी अगर छोड़ के चला जाता है तो वैकेंसी होगा, तो उसको फिल करना होगा। ये बात भी नॉर्मल मैंने बता दिया है कि डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर का, ये देखो। अब कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर, लिखो एडिशनल डायरेक्टर और एक लिखो अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर, मान लो ये मैं हूँ AKG एंड ये मेरा कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड। मान लो मैं इस कंपनी का ना डायरेक्टर हूँ एंड मैं USA जा रहा हूँ 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए। कंपनी के काम से ही 3 महीने या उससे उसके ज़्यादा पीरियड के लिए मैं USA जा रहा हूँ। तो भाई मेरा जगह अभी ये कंपनी में अभी तो खाली है। लेट सपोज मैं 5 महीने के लिए USA जा रहा हूँ, 5 मंथ। तो 5 महीना कंपनी में एक डायरेक्टर तो कम होंगे ना, मैं तो नहीं हूँ। तो मान लो कंपनी में अगर 2 ही डायरेक्टर हैं, तो मैं चला गया 5 महीने में, अब कंपनी को नहीं संभाल सकता यहाँ इंडिया में, तो एक ही डायरेक्टर पे बाहर आ गया। तो कंपनी चाहे ना, अगर आर्टिकल्स में परमिशन है, अगर आर्टिकल में परमिशन है तो कंपनी चाहे तो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर यानी एक अलग डायरेक्टर जो मेरे अब्सेंस में मेरा हर काम करेगा, बट जैसे मैं वापस इंडिया आऊँगा ये डायरेक्टर का पावर अपने आप चला जाएगा, यानी ये डायरेक्टर अपने आप रिटायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्टर के पद से हट जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जब एक डायरेक्टर के बिहाफ पे दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है ताकि काम जो है वो हो सके। दूसरा आता है एक एडिशनल डायरेक्टर। ये क्या हुआ है, मान लो ये कंपनी, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है 2024-2025। अब तुम्हें पता है डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। तो ये साल के हमेशा एंड में होता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में होता है। अब मान लो यहाँ पर कंपनी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा काम है, और कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर हूँ, एक मैं हूँ और एक तुम हो, ठीक है। और वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें ऐसा फील हुआ कि भाई हमें और डायरेक्टर्स की नीड है। तो भाई क्या हम लोग इतना दिन तक वेट करेंगे? नहीं, अभी इतना वर्कलोड बढ़ गया है, अगर इतना वेट करेंगे तो कंपनी को तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर मेरे आर्टिकल्स में परमिशन है, दोनों में ये सेम बात है कि आर्टिकल्स में ये बात लिखी होनी चाहिए, यानी परमिशन होना चाहिए। तो भाई मैं क्या करूँगा, एक ऑल्टरनेट बोलता हूँ, एडिशनल डायरेक्टर
एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लूँगा, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लूँगा और ये क्या काम करेगा, ये सारा काम करेगा। और जब एनुअल जनरल मीटिंग आएगा, जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग आएगा, ये एडिशनल डायरेक्टर रिटायर कर जाएगा, यानी ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको शेयर होल्डर ने अपॉइंट नहीं किया था, इसको मैंने अपॉइंट किया था, बस वर्कलोड था तो उसको ठीक करने के लिए, वर्कलोड को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग आएगा तो यहाँ शेयर होल्डर्स न्यू डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा। चाहे तो ये क्या शेयर होल्डर्स इसी को अपॉइंट कर सकते हैं, तो हाँ, वो शेयर होल्डर की मर्जी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये पॉइंट भी हो गया। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये मैं यहीं बताऊंगा क्योंकि छोटा सा बात है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसका एक जो खतरनाक टॉपिक है वो है ये CSR, पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पर मेरे को भेज सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब एक कंपनी ना क्या डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता है, मान लो ये है मिस्टर एक्स, ये एक डायरेक्टर है कंपनी का, एंड ये बहुत ज़्यादा बदमाश है, बदमाशी भरा हुआ है इसके माइंड में। शेयर होल्डर्स को ये बात पता चल गई है। क्या शेयर होल्डर्स इस डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं? द आंसर इज यस, रिमूव कर सकते हैं। बस उनको क्या करना होता है, OR पास करना होता है। OR पास करके वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, बिना उनके पीरियड ख़त्म होने से पहले ही, मिड ईयर में ही रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। बस एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे देना है, उसको अपना बोलने का मौका देना है। अब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना रीअपॉइंट हुआ है अगर सेकेंड टर्म के लिए। अभी तुम्हारे माइंड में आएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं समझाया। तो अगर मैं ये तुम्हें समझाने गया ना तो ये अराउंड 2 घंटे का पूरा टॉपिक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इस पर सेक्शन लगता है 149 सबसेक्शन 6। अगर ये मैं करवाने गया ना तुम्हें, तुम भाई छोड़ दो, तुम तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जब टाइम आएगा तो मैं ये टॉपिक करवाऊंगा। अभी बस समझ लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर दूसरी बार सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है तो उस सिचुएशन में वो रिमूव होगा SR पास करके, वहाँ पे OR पास नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वैकेंसी अगर हो रहा है, यानी मान लो कोई डायरेक्टर को हटाए तो उसका जगह खाली हुआ, तो फिर अपॉइंट भी करना होगा उसके जगह पे, और वो अपॉइंट होगा, और वो कब तक अपॉइंट रहेगा, मतलब कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, तो जब तक उस डायरेक्टर का ईयर था। लेट सपोज देखो, मान लो 2024 2026 2 साल के लिए मैंने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया। लेट सपोज 1 साल बाद मेरे को पता चला वो डायरेक्टर बदमाश है, तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, 1 ईयर बाद इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद एक नया डायरेक्टर मिस्टर जेड अपॉइंट कर दिया इसके जगह पे, क्योंकि जगह खाली हुआ। तो ये मिस्टर जेड कब तक डायरेक्टर रहेगा, तो वो 2026 तक डायरेक्टर रहेगा। जब तक पहला वाला बदमाश डायरेक्टर था तब तक वो रहेगा। उसके जगह पे ही ना अपॉइंट हुआ है, उसका जगह खाली हुआ तो उसके जगह पे अपॉइंट हुआ है, तो वो जितना पीरियड के लिए डायरेक्टर था मिस्टर जेड, उतना पीरियड के लिए ही डायरेक्टर रहेगा। बस यही बात वो बोल रहा है, ठीक है। अब आते हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। अब देखो, डायरेक्टर्स, मैंने बोला बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, कलेक्टिवली डायरेक्टर साथ में आते हैं डिसीजन लेने। तो जब साथ में आते हैं डिसीजन लेने, उसी को तो हम लोग मीटिंग बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो देखो, कंपनीज एक्ट में बोला जाता है कि पहला बोर्ड मीटिंग जो है ना 30 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन के। मान लो मेरा कंपनी बना है 1 जनवरी 2025 को, तो मेरा पहला बोर्ड मीटिंग मेरा कंपनी का होना चाहिए 31 जनवरी तक में हो जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर हमको पहला बोर्ड मीटिंग कर लेना है, और उसके बाद मिनिमम जो है 4 बोर्ड मीटिंग हमको हर साल करना है। हर एक कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग हर साल करना है, और इस 4 मीटिंग के बीच दो बोर्ड मीटिंग है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 120 डेज। 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक बोर्ड मीटिंग और दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और सेकेंड बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बात बोला है। अब एक बात ध्यान रखना, OPC स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी के केस में
इनको बस ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करना होता है। यानी नॉर्मल कंपनी 4 करेगा, ये नॉर्मल 6 महीना में एक एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे। और इनके बीच का जो गैप होगा वो 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। यानी पहला बोर्ड मीटिंग हुआ तो 90 दिन के बाद ही दूसरा बोर्ड मीटिंग हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ में, ठीक है। एंड अब बोर्ड्स मीटिंग में डायरेक्टर आएंगे कैसे? तो देखो फिजिकली तो आ ही सकते हैं, उसके साथ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी लाइव आ सकते हैं, क्योंकि अब तो लाइव का ज़माना। अब शेयर होल्डर मीटिंग, जैसे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर साथ में आते हैं, मीटिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसी तरह शेयर होल्डर भी तो आते होंगे, वो भी तो डिसीजन लेते होंगे, तो वो भी आते हैं। और उनके मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ये क्या हुआ? देखो इसका डिफिनेशन अगर दिया है तो देख लेता हूँ एक मिनट। एनुअल जनरल मीटिंग ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये एनुअली आते हैं, ठीक है। ये एनुअली आते हैं, हर साल ख़त्म होने के बाद एनुअली ये सारे शेयर होल्डर्स आते हैं एंड सारे काम करते हैं वो लोग। और मेनली कब आते हैं? जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, उसके 6 महीना के अंदर अंदर ये एनुअल जनरल मीटिंग हो जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का गैप 15 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग होगा कब? तो बिजनेस आवर में होना चाहिए, यानी सही टाइम पे होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल सकता कि एनुअल जनरल मीटिंग रात के 2 बजे रखूँगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता भाई। नॉर्मल टाइम होना चाहिए 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ होगा? रजिस्टर ऑफिस में हो सकता है, या कोई भी सिटी टाउन जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस है वहाँ हो सकता है। अब यहाँ पे एक सेक्शन आता है, सेक्शन 102। वो क्या बोलता है? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में इन 4 ट्रांजैक्शन को छोड़कर, इन 4 बातों को छोड़कर अगर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर किसी बात पे डिसीजन ले रहे हैं तो उसको हम लोग स्पेशल मान लेते हैं। 4 कौन कौन को छोड़ दे? तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसिडरेशन, डिविडेंड देना है या नहीं देना है, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट करना है या डायरेक्टर का नहीं करना है, रेमुनेशन कितना देना है ऑडिटर सबको, ये नॉर्मल हर साल करते हैं, इसलिए इनको नॉर्मल माना जाता है, ऑर्डिनरी माना जाता है। बाकी इनके अलावा जो भी बातें होती है, जो भी डिसीजन पास होता है, उनको हम लोग मान लेते हैं क्या? स्पेशल। उसके सेक्शन 99 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। वो क्या बोलता है कि हर एक कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग तो करना होगा। अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है, मान लो एक कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं करवा रहा है, तो उस सिचुएशन में ना कंपनी पे फाइन लगेगा 1 लाख रुपया। और ये कंटिन्यू होगा भाई, कंटिन्यू होता जाएगा। और ये याद रखना, कंपनी पे भी लगेगा और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट यानी कंपनी के डायरेक्टर्स, सीईओ, इन पे भी लगेगा। कितना? 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम। और उसके बाद जितना दिन तुम नहीं करवाओगे, कंटिन्यू पर डे का तुम पे 5,000 रुपये लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। तो इसलिए सोच लो कितना खतरनाक है, इसलिए भाई एजीएम करवा लेना। अब लास्ट टॉपिक और तुम्हारा चैप्टर खत्म, सीएसआर। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें टोटल 135 ये सेक्शन है, टोटल 9 सब सेक्शन आते हैं। 9 कितने सब सेक्शन आते हैं? 9 सब सेक्शन इसमें आते हैं। इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। एंड अभी मैं इसको शॉर्ट में पहले लिखवाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में सारे सेक्शन इसका लिखवाऊँगा। सेक्शन 135 इसके सेक्शन के साथ याद करना, ठीक है। एक लाइन से सेक्शन है तो आराम से याद हो जाएंगे। सेक्शन 135 सब सेक्शन 1। अब पहले इसका बैकग्राउंड समझो। मान देखो, एक कंपनी कहाँ बना है? सोसाइटी। भाई वो सोसाइटी का रिसोर्सेस ले रहा है, मैन पावर ले रहा है, तो उसको सोसाइटी को कुछ तो देना होगा ना वापस में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक कंपनी को अपने सोसाइटी जहाँ वो है, उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना होता है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए वो एक कमेटी बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ठीक है। उसका काम होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। अब CSR कौन सी कंपनी बनाएगा? पहला क्वेश्चन, क्या हर कंपनी को CSR बनाना होगा, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना होगा? तो नहीं। एक ऐसा कंपनी जिसका नेटवर्थ
500 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले साल में, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इन इन तीन में से कोई भी चीज़ अगर फुलफिल कर जाता है तो वैसे कंपनी को बनाना पड़ता है एक CSR कमेटी जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा। उसके बाद 135, इसके बाद इसमें एक और बात है, एक और बात ध्यान रखो, ये जो CSR कमेटी बनेगा इसमें कितने मेंबर होंगे? तो देखो इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए और एक जो है इसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। यानी इस कमेटी को चलाएगा कौन? 3 डायरेक्टर एटलीस्ट इसमें होंगे एंड उसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मान लो कुछ कंपनी में होते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का ज़रूरत नहीं है, उस सिचुएशन में तब 2 डायरेक्टर रहकर काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 135 सबसेक्शन 2, ये जो कंपोजिशन है ना कि कितने डायरेक्टर हैं CSR कमेटी में, ये कंपनी को अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ता है। ठीक है, 135 सबसेक्शन 3, ये क्या बोलता है कि CSR कमेटी का आखिर काम क्या है? तो ये सीधा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को सीधा जो है रिकमेंड करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से एक्टिविटी में पैसा लगाना है। ये रिकमेंड करेंगे कि कौन से एक्टिविटी में पैसा लगाना है। ठीक है, 135 सबसेक्शन 4, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है? तो देखो भाई, CSR कमेटी के रिकमेंडेशन को वो कंसीडर करेंगे एंड उस पर फिर वो काम करेंगे एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है, स्पीड तो ठीक है ना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 5। ये क्या बोलता है? हर एवरी कंपनी, कौन सी कंपनी जिसको CSR बनाना है उस कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स उसका एक्सपेंड करना होगा, खर्चा करना होगा CSR में। क्या बोला मैंने? ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये खतरनाक पॉइंट है। ये देखो सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 क्या बोला। मान लो ये एक कंपनी है रिलायंस एंड इसको CSR बनाना होगा क्योंकि इसका नेटवर्थ, टर्नओवर सब कुछ बहुत ज़्यादा है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुका है, तो इसको CSR बनाना होगा। तो अब CSR बना लेगा, ये CSR कमेटी बना लेगा। अब ये खर्चा कहाँ करेगा और कितना करेगा? तो देखो सरकार बोलता है कि इसका पिछला 3 साल का पहले नेट प्रॉफिट देखो। मान लो इसका पिछला 3 साल का नेट प्रॉफिट है 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, 10 CR 10 CR 10 CR। तो सरकार बोलता है इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकलेगा 30 करोड़ डिवाइड बाय 3, तो 10 करोड़ एवरेज आ गया। 3 साल का एवरेज 10 करोड़ है। इस 10 करोड़ का 2% ना हर साल खर्चा करेगा ये कंपनी, किसमें? CSR में, यानी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हर साल 2% खर्चा करेगा। ये इतना अमाउंट उसको खर्चा करना होगा। यही बात बोलता है सेक्शन 135 सबसेक्शन 5। ठीक है, अब सेक्शन 135 सबसेक्शन 6, इसमें एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक और बात अटैच कर लेना कि सबसे पहले लोकल एरिया पे ध्यान देना है, उसके बाद अदर एरिया। यानी मान लो मेरा कंपनी अगर दिल्ली में बना है तो पहले मैं दिल्ली में ध्यान दूंगा, ये नहीं कि मैं वेस्ट बंगाल या फिर बिहार या यूपी के लिए कुछ एक्टिविटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हूँ। तुम दिल्ली के सोसाइटी यूज़ कर रहे हो तो तुम पहले दिल्ली के लिए करोगे, ना कि बंगाल और यूपी के। ठीक है, उसके बाद एक मिनट मेरे को अब खोलने दो मॉड्यूल, क्योंकि इसका सेक्शन 6 है या प्रोविज़ो है वो मैं भूल चुका हूँ, देखने दो। हाँ चलो, ये प्रोविज़ो है, समझो। यहाँ पर 2% हर फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करना है। अब मान लो नहीं कर पाया खर्चा, तो क्या? अब खर्चा अगर नहीं कर पाया तो सीधा बात है सेंट्रल गवर्नमेंट का
शेड्यूल 7 नाम से एक फंड है जो कि यही सब काम करता है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है। तो ये जो भी अनस्पेंट अमाउंट है ना, अनस्पेंट अमाउंट, वो बस ट्रांसफ़र कर दो इसमें। और ये ट्रांसफ़र कितने दिन में होगा, 1 मिनट मेरे को देखने दो। 6 महीना के अंदर अंदर, 6 महीना के अंदर अंदर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 6 महीना के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दो। अब 135 सबसेक्शन 6, ये ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि 2% खर्चा करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। मान लो कोई कंपनी 2% कैसे खर्चा कर सकता है, एक डायरेक्टली मान लो इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, या फिर कंबल बांट रहे हैं, गंगा साफ करवा दिया, तो डायरेक्टली पैसे लगा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, वो कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता है। प्रोजेक्ट में मान लो स्कूल बना रहा है, कोई कंपनी स्कूल बना रहा है जिसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो कंपनी ऐसे भी कर सकता है। तो मान लो अगर डायरेक्टली कोई कंपनी पैसा लगा रहा था और 2% वो खर्चा नहीं कर पाया, तो ये वाला केस है, ये वाला केस है जो मैंने बोला। तो उसमें शेड्यूल 7 के फंड में पैसा डाल दिया जाएगा, ठीक है। बट मान लो कोई प्रोजेक्ट किया, और मैंने अभी स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और अभी मैंने स्कूल पे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, और 2% मान लो एक फाइनेंशियल ईयर में मैं खर्चा नहीं कर पाया, बट आगे जाके तो खर्चा होगा ना भाई, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड हो सकता है कि पहला साल में उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ हो, इसलिए 2% खर्चा नहीं हो पाया। तो उस सिचुएशन में भी क्या ये अमाउंट हमको शेड्यूल 7 में ट्रांसफ़र करना होगा? द आंसर इज़ नो। अगर कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, अगर कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, तो उस सिचुएशन में अगर तुम खर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी खुद का एक CSR अकाउंट बनाएगा और उसमें पैसा डाल देगा। और ये पैसा जो CSR अकाउंट में आएगा ना, इसको नेक्स्ट 3 ईयर में खर्चा करना होगा कंपनी को CSR एक्टिविटी के लिए। और अगर नेक्स्ट 3 ईयर में नहीं कर पाता है, तब वापस जो है इसको ट्रांसफ़र करना होगा शेड्यूल 7 के अकाउंट में, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। अब मान लो हो सकता है कि कुछ कंपनी 2% से ज़्यादा खर्चा कर दे, तो भाई अगर 2% से ज़्यादा खर्चा कर देता है कोई कंपनी, तो वो क्या सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, यानी नेक्स्ट ईयर उसको कम कर सकता है, मतलब 2% से कम खर्चा कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं 135 सबसेक्शन 7। 135 सबसेक्शन 7, ये क्या हुआ? पेनल्टी। सिंपल बात है, अगर तुम सेक्शन कहाँ गए भाई, सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, इसको अगर फॉलो नहीं करते हो, 5 कौन मैंने बताया अभी, यानी 2% तुम खर्चा नहीं कर रहे हो, ये 5 अभी मैंने बताया, कहाँ गया भाई, 2% तुम खर्चा नहीं कर पा रहे हो, या तुम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, तो अगर तुमने ये दोनों में कोई गलती किया है तो तुम पे पेनल्टी लगेगा। कंपनी पे भी पेनल्टी लगेगा और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे भी पेनल्टी लगेगा, ऑफिसर पे भी पेनल्टी लगेगा। कंपनी पे कितना लगेगा? ट्वाइस द अमाउंट टू ट्रांसफ़र, जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना था ना उसका ट्वाइस, और 1 CR। सोच रहे हो कितना भाई पेनल्टी है? जो भी हायर होगा, जो भी हायर होगा वो लग जाएगा। और ऑफिसर पे भाई अब यहाँ दिमाग तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। 1/10 ऑफ टोटल अमाउंट टू ट्रांसफ़र, मान लो 1 करोड़ ट्रांसफ़र करना था तो उसका 1/10 या फिर 2 लाख, जो लेस होगा उतना पेनल्टी लग जाएगा। और CS को ये पेनल्टी लगेगा ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे। तो अगर तुम गलती करते हो तो सोचो भाई 2 लाख तो पेनल्टी ऐसे ही लग जाएगा, सीधी बात, अगर कोई बड़ा अमाउंट हुआ तो इसलिए गलती नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये सब पता है, अभी तुमको अगर समझ में नहीं भी आ रहा टेंशन मत लो, क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव में पूरा डिटेल में चैप्टर है। और पता है यहाँ तुमको समझ में नहीं ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना लिंकेज नहीं है, बस उन्होंने लिख कर खाली दे दिया है भाई। तो मैंने बहुत मुश्किल से एनालाइज किया, मेरे को पूरा 1 दिन लगा कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए। बट टेंशन मत लो अगर समझ में नहीं आया, CS एग्जीक्यूटिव में इसको डिटेल में करवा दूंगा, आराम से कनेक्शन के साथ तुमको समझ में आ जाएगा। फिर एक सेक्शन 135 सबसेक्शन 8 है, वो क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना
कुछ डायरेक्शन दे सकता है कंपनी को CSR एक्टिविटी के रिलेटेड, नॉर्मल सी बात है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन 135 सबसेक्शन 9 और लास्ट तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। ये क्या है देखो, मान लो 2% हमको हर ईयर एक्सपेंड करना है। अब मान लो 2% जो है एक्सपेंड करना है, ये 2% जो है ना 50 लाख रुपए निकल रहा है। यानी एवरेज जो मैंने निकाला ना वो 50 लाख रुपए हर साल मेरे को खर्चा करना है। 50 लाख ही निकल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं निकल रहा है। तो कम इस सिचुएशन में ना कंपनी को CSR कमेटी बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ही ना ये पैसा खर्चा कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CSR करना ही नहीं है, CSR होगा, बस CSR कमेटी बनाकर नहीं कर सकते हो, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ही नॉर्मली कर सकते हो क्योंकि अमाउंट उतना बड़ा नहीं है। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो गया ख़त्म। इसको अगर तुम लिख लोगे तो आराम से रिवीजन कर सकते हो। एंड पूरा ये सेक्शन सेम यही सब बातें लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग मार लेना। पूरा सेक्शन 22 मैंने करवा दिया है, ठीक है। एंड बिजनेस एथिक्स तो पहले ही करवा दिया। तुम्हारा ये बहुत बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये जो एक छोटा चैप्टर लीगल रीजनिंग, ये मैं देखता हूँ कल ही मैं डाल दूंगा। बहुत छोटा चैप्टर है, एक वीडियो में ट्राई करूँगा पूरा ख़त्म कर देने का। मेन तो भाई इससे क्वेश्चन आना चाहिए भाई, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हैं तो क्वेश्चन तो आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बस पढ़ते रहो,